मेक योर लाइफ इजी विथ लीगल एडवाइजर। आज की डेट में बहुत सारे क्लाइंट्स हमसे जुड़े हुए हैं जो हमसे हर तरह की लीगल एडवाइस लेते हैं। कुछ सबसे ज्यादा पूछी जाने वाली क्वेरीज में से है टैक्स रिलेटेड क्वेरीज, कंपनी रजिस्ट्रेशन, किसी तरह के लीगल डिस्प्यूट्स रिलेटेड टू प्रॉपर्टी, जीएसटी रिलेटेड क्वेरीज एक्सेट्रा। तो ये समझना जरूरी है कि आज के सिनेरियो में लीगल एडवाइजर की क्या जरूरत है और क्यों आप लीगल देव को ही चुने अपनी लीगल क्वेरीज रिजॉल्व करने के लिए। मान लीजिए आपकी एक फर्म है तो उसका टाइप पहले डिसाइड होगा, सिंगल पर्सन या प्राइवेट लिमिटेड रजिस्ट्रेशन। क्या बेहतर है, कौन बताएगा? लीगल एडवाइजर। अब उसका जीएसटी कंप्लायंस भी होगा, ये कैसे होगा, कौन बताएगा? लीगल एडवाइजर। साथ ही आपने कंपनी इस्टेब्लिश की है तो उसमें पैसों का लेन देन भी होगा, टैक्स कहाँ लगेगा, कहाँ नहीं लगेगा, कैसे बचेगा और कितना बचेगा, ये कौन बताएगा? लीगल एडवाइजर। तो सबसे पहले लीगल एडवाइजर है कौन? लीगल एडवाइजर वो है जो लीगल मैटर में आपको गाइड करता है, चाहे वो बिजनेस रिलेटेड हो या पर्सनल। अब इसके फायदे भी बहुत से हैं, जैसे कि आपका बहुत सारा टाइम जो लीगल प्रॉब्लम समझने में जाएगा वो बच जाता है। मेंटल स्ट्रेस आपको लेना नहीं है क्योंकि एक स्किल्ड पर्सन ही लीगल मैटर को रिजॉल्व कर सकता है और इसके लिए आप उन्हें रीच आउट भी कर सकते हैं। एक प्रॉपर डॉक्यूमेंट मेंटेन करना, क्लॉजेस को ब्रीफ करना, मेमोरेंडम को ड्राफ्ट करना, ये सभी एक लीगल एडवाइजर के काम हैं। साथ ही डिस्प्यूट्स सेटल करने में, कंपनीज के रजिस्ट्रेशन का रिन्यूअल करना और फ्रॉड प्रोटेक्शन, स्पेशली प्रॉपर्टी खरीदते और बेचते वक्त, इन सब इश्यूज को एक लीगल एडवाइजर बहुत अच्छे से रिजॉल्व कर सकता है। आजकल प्रॉपर्टी और इंश्योरेंस क्लेम करने में क्लाइंट को बहुत से इश्यूज फेस करने पड़ते हैं जिनके रिगार्डिंग एडवाइस देना। साथ ही एक बिजनेसमैन जो मल्टीपल कॉन्ट्रैक्ट्स करता है विथ मल्टीपल कंपनीज नेशनली और इंटरनेशनली, सभी कॉन्ट्रैक्ट्स एज पर लॉ फॉलो हो रहे हैं, इसमें आपके लिए क्या फायदे हैं और क्या नुकसान है, ये सभी चीजें एक लीगल एडवाइजर अच्छे से समझाता है। अगर ग्लोबली अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहते हैं तो किन पॉइंट्स का ध्यान रखना है ये भी आपका लीगल एडवाइजर बताएगा। सबसे जरूरी आपके टैक्स के पैसों की सही तरीके से बचत, जो कि बहुत से लोग जानते ही नहीं है। एज एन एम्प्लॉय हमारे लेबर लॉ के अधिकारों की जानकारी देना और हमारे बेसिक राइट्स के बारे में बताना, ये भी एक लीगल एडवाइजर का काम है। अब जान लेते हैं कि आखिर आप लीगल देव को ही अपना लीगल एडवाइजर क्यों चुने। सबसे पहले हमारे पास एक टीम है प्रोफेशनल सीएस की, जो आपके सभी इश्यूज को कॉन्फिडेंशियल रखते हैं और आपकी प्रॉब्लम पर डीप रिसर्च और एनालिसिस करते हैं ताकि बहुत ही आसान और एफिशिएंट तरीके से आपकी क्वेरीज रिजॉल्व कर सकें। आपकी प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग कस्टमाइज्ड सॉल्यूशन प्रिपेयर किए जाते हैं और पर्सनलाइज्ड कंसल्टेंसी भी दी जाती है। हम ये समझते हैं कि क्लाइंट यानी कि आपका समय बहुत कीमती है, इसलिए कम से कम समय में आपकी प्रॉब्लम पूरी तरह से रिजॉल्व करते हैं। साथ ही हम ये भी समझते हैं कि क्लाइंट के साथ ट्रांसपेरेंसी रखना ज़रूरी है, चाहे पैसे हो या आपका एंटायर लीगल प्रोसीजर, हम सभी स्टेप आपको क्लियरली समझाते हैं। इनफैक्ट वी मेक श्योर कि हमारे प्राइजेस भी पॉकेट फ्रेंडली हो और कोई हिडन चार्जेस ना हो। एक कस्टमर केयर टीम डेडिकेटेड है आपकी क्वेरीज को रिस्पॉन्ड करने के लिए, जो रजिस्ट्रेशन के समय फर्दर असिस्टेंस में आपकी हेल्प करती हैं। आपको पर्सनल एडवाइस चाहिए या फॉर प्रोफेशनल नीड, हमेशा हम आपकी हेल्प के लिए तैयार हैं। अब तक तो आप समझ गए होंगे कि आजकल की इस लीगल लैंडस्केप में एक लीगल एडवाइजर होना बहुत जरूरी है और हम आपकी हर लीगल क्वेरीज को रिजॉल्व करने के लिए हमेशा रेडी हैं। सो गाइस, जैसा कि हमने अभी तक बताया कि एक लीगल एडवाइजर का होना बहुत जरूरी है, एज वेल एज अब हम बात करेंगे 1% कंपनी इज गुड फॉर यू और नॉट। हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो के थ्रू हम बताएंगे कि 1% कंपनी इज गुड फॉर यू। 2021-22 में एक बिल पास हुआ जिसमें हमारी ऑनरेबल फाइनेंशियल मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने ओपीसी यानी 1% कंपनी को प्रमोट किया। इट्स इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड इफ 1% कंपनी इज गुड फॉर यू। जैसे कि इसका नाम है 1% कंपनी, कुछ उसी तरह का बेसिक स्ट्रक्चर है। इसमें सिर्फ एक ही पर्सन कंपनी के 100% शेयर को ऑन करता है और किसी भी तरह से अपने एम्प्लॉयज या इन्वेस्टर में शेयर्स को डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकता। इनफैक्ट जो शेयर होल्डर है वही डायरेक्टर भी हो सकता है, यानी 1% मल्टीपल पोजीशंस। बट इसमें भी कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं। एक पर्सन एक ही ओपीसी को ऑन कर सकता है और नॉमिनी भी एक ही ओपीसी का हो सकता है। मोस्ट इम्पोर्टेंटली नॉमिनी की भी कुछ कंडीशंस होती है। द नॉमिनी शुड बी ए नेचुरल पर्सन यानी ह्यूमन होना चाहिए, और सेकेंडली एनआरआई या इंडियन दोनों हो सकता है। ओपीसी में आप चाहो तो 100% शेयर होल्डिंग किसी को सेल कर सकते हो,
और अगर किसी पॉइंट पर आपको ओपीसी से कंपनी टाइप चेंज करना है फॉर एनी रीजन लाइक राइजिंग फंड्स और डिल्यूटिंग इक्विटी, आप आराम से इससे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में कन्वर्ट कर सकते हैं। ऑल्सो ओपीसी एक सेपरेट लीगल एंटिटी है एंड इंडिविजुअल अलग है। इजीली आप खुद की ओपीसी को लोन लैंड कर सकते हो और उस पर इंटरेस्ट भी क्लेम कर सकते हो। 1% कंपनी चूज करने के कई बेनिफिट्स हैं, जैसे सोलो ऑनरशिप, सेपरेट लीगल आइडेंटिटी, ईज ऑफ कंप्लाइंस और कंटिन्यूस एग्जिस्टेंस। बट इसमें कुछ लिमिटेशंस भी हैं, जैसे कि आप एनबीएफसी ओपन नहीं कर सकते। इंडियन सिटीजन जो इंडिया में रहा हो फॉर अ पीरियड ऑफ 180 डेज ओपीसी ओपन कर सकता है। इनफैक्ट एनआरआई जो इंडिया में रहा हो 120 दिन के लिए, वो भी ओपीसी ओपन कर सकता है, लेकिन फॉरेन नेशनल ओपीसी ओपन नहीं कर सकता। अब इन बातों को अच्छे से समझिए और डिसाइड कीजिए इफ ओपीसी इज गुड फॉर यू और नॉट। तो आपके लिए 1% कंपनी बेटर है या नहीं, ये आप खुद डिसाइड कीजिए। अब आपने कंपनी रजिस्टर करवा ही ली है, तो कुछ टैक्स से रिलेटेड भी बात कर ली जाए। तो चलिए आज हम बात करते हैं जीएसटी रजिस्ट्रेशन के बारे में। जीएसटी रजिस्ट्रेशन आपके लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन ये प्रोसेस कितना टाइम लेती है, इसके बारे में हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए किन किन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है। सबसे पहला है पैन कार्ड। आपका और आपके बिजनेस का पैन कार्ड होना ज़रूरी है। सेकेंड है आधार कार्ड। आपका आधार कार्ड भी रिक्वायर्ड है फॉर वेरिफिकेशन। थर्ड है बिजनेस प्रूफ, बिजनेस एड्रेस प्रूफ, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी बिल, रेंट एग्रीमेंट या फिर प्रॉपर्टी टैक्स रिसिप्ट। फोर्थ है बैंक डिटेल, आपके बिजनेस के बैंक अकाउंट का स्टेटमेंट या कैंसिल्ड चेक। फिफ्थ है फोटोग्राफ, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ ऑफ द ओनर और पार्टनर्स। अब सवाल आता है कि ये प्रोसेस कितना टाइम लेता है। जनरली जीएसटी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट होने में 3 to 7 वर्किंग डेज लगते हैं, लेकिन कुछ केस में वेरिफिकेशन या फिर डॉक्यूमेंट सिक्योरिटी की वजह से ये टाइम थोड़ा बढ़ सकता है। अगर सब कुछ स्मूथली हो जाए तो आपको 3 to 4 वर्किंग डेज में जीएसटीआईएन अलॉट हो सकता है। लेकिन अगर डॉक्यूमेंट में कोई डिस्क्रिपेंसी या फिर वेरिफिकेशन के प्रोसेस में कुछ इशू आ जाए तो डिपार्टमेंट आपको नोटिस भेज सकती है फॉर एडिशनल डिटेल्स और क्लियरिफिकेशन। एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक यहाँ मेंशन करना बहुत ज़रूरी है, और वो ये है कि अगर आप चाहते हो कि आपका जीएसटी नंबर जल्दी से जल्दी अलॉट हो जाए तो इसके लिए आपको अपना डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर रखना ज़रूरी है, और यहीं पर लीगल देव आपकी पूरी हेल्प करता है। लीगल देव में हम आपकी मदद करते हैं और ये इंश्योर करते हैं कि आपके सभी डॉक्यूमेंट्स एक्यूरेट और कंप्लीट हो। हमारी टीम आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करती है ताकि आपकी एप्लीकेशन बिना किसी प्रॉब्लम के सबमिट हो सके। अब जब आपने जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवा लिया है तो कुछ सिचुएशंस ऐसी आती है कि आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल करवाना पड़ सकता है। कब आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो सकता है, जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिलेशन के क्या रीज़न होते हैं और कैसे आप अपनी जीएसटी रजिस्ट्रेशन को कैंसिल कर सकते हैं, इस पर आज हम विस्तार से बात करेंगे। जीएसटी रजिस्ट्रेशन हर बिजनेस ओनर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन कुछ सिचुएशंस ऐसी आती है जहां पर जीएसटी रजिस्ट्रेशन को कैंसिल कराना ज़रूरी हो जाता है। सबसे पहले आइए जानते हैं वो सिचुएशन जहां जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो सकती है। एक मेन रीज़न है अगर आपका बिजनेस बंद हो जाता है या आप बिजनेस को ट्रांसफ़र करते हैं। अगर आप बिजनेस ऑपरेशंस बंद करते हैं या किसी और को बिजनेस ट्रांसफ़र कर देते हैं तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल करना ज़रूरी हो सकता है। दूसरा रीज़न है अगर आप जीएसटी प्रोविज़न को फॉलो नहीं कर रहे हैं या कुछ स्पेसिफिक कंडीशन या रूल्स को फॉलो नहीं किया है जो जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए मैंडेटरी है। अगर आप जीएसटी लॉज का उल्लंघन कर रहे हैं या फिर रूल्स एंड रेगुलेशंस को कंप्लाई नहीं कर रहे हैं तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो सकती है। अब हमने देखा कि किन सिचुएशन में जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो सकती है, तो आइए अब जानते हैं कैसे आप अपनी जीएसटी रजिस्ट्रेशन को कैंसिल कर सकते हैं। जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल करने के लिए आपको जीएसटी पोर्टल पर लॉग इन करना होगा और स्पेसिफिक कैंसिलेशन फॉर्म फिल करना होगा। इस फॉर्म में आपको रीजन फॉर कैंसिलेशन और रिक्वायर्ड डिटेल प्रोवाइड करनी होती है। एक बार जब आप फॉर्म सबमिट कर देते हैं तो जीएसटी अथॉरिटीज आपकी एप्लीकेशन पर प्रोसेस करती हैं और जीएसटी रजिस्ट्रेशन को कैंसिल कर देती हैं। ध्यान रहे कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिलेशन के प्रोसेस को केयरफुली और एक्यूरेट इंफॉर्मेशन के साथ कंप्लीट करें, क्योंकि इसमें थोड़ी सी भी गलती से आपको लीगल कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है। और याद रहे जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिलेशन का प्रोसेस अलग अलग स्टेट
में अलग अलग हो सकता है, इसलिए अपने क्षेत्र अधिकार के रूल्स और गाइडलाइंस को फॉलो करना जरूरी है। अगर आपको फिर भी कुछ समझ नहीं आता है तो तुरंत नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करके लीगल देव एक्सपर्ट से एडवाइस ले सकते हैं। हमारे एक्सपर्ट्स आपकी पूरी हेल्प करेंगे। तो इस वीडियो में हमने समझा कि कब और कैसे आपकी जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो सकती है। ये जरूरी है कि हर बिजनेस ऑनर को जीएसटी लॉज और रेगुलेशंस को समझना चाहिए, साथ ही जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिलेशन के प्रोसेस को भी जानना चाहिए ताकि उन्हें फ्यूचर में कोई इशू ना हो। अब जब हम टैक्स की बातें कर ही रहे हैं तो चलिए कुछ प्रॉपर्टी टैक्स के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। सेव टैक्स ऑन योर ओन और रेंटेड प्रॉपर्टी। काफी टाइम से YouTube पे ये डिबेट चल रही है कि लोगों को अपना घर खरीदना चाहिए या रेंट करना चाहिए। अगर आप हमारी माने तो जो आपकी पॉकेट अलाउ करती है आप वही कीजिए, लेकिन ये जरूर समझ लीजिए कि आखिर घर खरीदने और रेंट करने पर टैक्स कैसे बचा सकते हैं। सबसे पहले तो आपको होम लोन के प्रिंसिपल अमाउंट पर 1.5 लाख तक का डिडक्शन मिल सकता है अगर आप अपना घर 5 साल तक सेल नहीं करते हो तो। देन आप सेक्शन 24B के अंडर 2 लाख तक का डिडक्शन इंटरेस्ट पर क्लेम कर सकते हो, लेकिन इसके लिए आपको अपने घर की कंस्ट्रक्शन 5 साल में कंप्लीट करनी होगी, वरना ये डिडक्शन नल और वॉइड हो जाएगा। अगर आपने 1 अप्रैल 2016 से 31 मार्च 2017 के बीच होम लोन लिया है तो आप उसके इंटरेस्ट पर 50,000 तक का डिडक्शन क्लेम कर सकते हो। अगर आप रेंट पर रहते हो या रेंटिंग की सोच रहे हो तो बहुत सारे एम्प्लॉयज को HRA प्रोवाइड होती है जिस पर आप एग्जेम्पशन क्लेम कर सकते हो। सेक्शन 10(13A) रूल नंबर 2A ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट अलाउ करती है सैलरीड इंडिविजुअल्स को एग्जेम्पशन क्लेम करने के लिए। इसके लिए आपको वैलिड रेंट रिसिप्ट एंड प्रूफ ऑफ रेंट पेमेंट सबमिट करना होगा। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो अंडर 80GG एग्जेम्पशन क्लेम कर सकते हो। अब इतनी जानकारी आपको मिल तो गई है, तो इट्स टाइम टू सेव योर टैक्स, और इसके लिए हम यानी कि आपके ट्रस्टेड लीगल पार्टनर्स आपकी पूरी हेल्प करेंगे टू फाइल योर टैक्सेस सेविंग योर मैक्सिमम अमाउंट। टैक्स और रजिस्ट्रेशन इन सब की बातें हमने कर ली है, तो अब हमें कंपनी बनानी है जिसके लिए उसके ब्रांड और लोगो को ट्रेडमार्क करवाना भी जरूरी है। तो चलिए अब हम जानते हैं कि ट्रेडमार्क को सर्च कैसे किया जाए। आज मैं आपको बताऊंगी कि ट्रेडमार्क सर्च कैसे करें। सबसे पहले आपको गवर्नमेंट पोर्टल पर जाना है जो कि है ipindiaonline.gov.in। अब आपको यहाँ पर 3 ऑप्शन दिखाई देंगे। फर्स्ट है वर्डमार्क, सेकंड है क्लास और थर्ड है वीना कोडिफिकेशन। फर्स्ट ऑप्शन है वर्डमार्क। वर्डमार्क में आपको ब्रांड नाम डालना है। सेकंड ऑप्शन है क्लास, जिसमें आपको अपने बिजनेस एक्टिविटी की सुटेबिलिटी के अकॉर्डिंग क्लास डालनी है। क्लास की जानकारी के लिए आप क्लास डिटेल पर सेलेक्ट कर सकते हो, जहां पर आपको अपने बिजनेस एक्टिविटी की सुटेबिलिटी के अकॉर्डिंग उचित क्लास मिल जाएगा। अब आप अपने रिजल्ट सर्च कर सकते हैं। अब हम ब्रांड्स नाम सर्च करेंगे अकॉर्डिंग टू प्रोनाउंसिएशन सिमिलरिटीज। तो उसके लिए आपको सेलेक्ट करना है टाइप ऑप्शन, जहां पर आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे। फर्स्ट है वर्डमार्क, सेकंड है वीना कोडिफिकेशन और थर्ड है फिनोटिक, जिसमें से आपको फिनोटिक ऑप्शन चूज करना है। फिनोटिक में आपको ब्रांड नाम और क्लास डिटेल डालकर सर्च करनी है। अब आपको आपकी ब्रांड की डिटेल्स मिल जाएंगी। उम्मीद है ये जानकारी आपके काम आई होगी। ऐसे ही और इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मोर अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।